हेलो स्टूडेंट्स, सार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय बिष्ट है और मैं यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था और इंटीग्रेशन कैसे एवेल्यूएट किया जाता है ये भी बता दिया था। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में भी बता दिया था। आज हम कुछ एप्लीकेशन दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब वो कैसे आता है, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलस की पावर दिखाना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन की पावर दिखाना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग ये प्रूव कर लेंगे कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको लगेगा कि आपको कुछ कुछ नई चीज़ मिली, क्योंकि वो आप केवल रटते आ रहे हो। ज़्यादातर लोग, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग उसको रटते आ रहे हैं कि जो एरिया ऑफ अ सर्किल इज़ पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस स्टेज पे रटते हैं और उनको रटवाई जाती है। लेकिन ये चीज़ आप चाहो तो आप उसको इंटीग्रेशन का जो टूल है उसको अप्लाई करके आप डिराइव भी कर सकते हो। तो ये खुशखबरी है। तो देखिए, बस हम ये मान के चलते हैं कि हमें इतना मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई है। x अगर ये लंबाई है और y ये ऊंचाई है, तो रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई है, ये हमें पता है। ये हम मान के चलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ थिन एयर से तो नहीं निकाल लेंगे। मतलब वी कैन नॉट पुल एनीथिंग फ्रॉम थिन एयर। So there have to be some axioms, some postulates from where we start. तो चलिए, अब ये एक सर्किल हमने बनाया। मान लेते हैं इस सर्किल का रेडियस कैपिटल R है। हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सर्किल बनाया जिसका रेडियस छोटा r है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, एक छोटा r, एक सर्किल हमने बनाया जिसका रेडियस छोटा r है। ये बनाया छोटा r, और इसकी थिकनेस, कुछ थिकनेस भी होगी। तो थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये बहुत छोटी सी थिकनेस है, डी आर है। ये बता चुका हूँ कि अगर मैंने डी लगा दिया तो मतलब इट्स अ डिफरेंशियल टर्म, नेग्लिजिबल, सूक्ष्म, नगण्य, मिनिस्क्यूल। तो डी आर क्या है? इसकी थिकनेस है, छोटी सी थिकनेस। तो ये जो सर्किल है, ये जो अंदर इन्होंने यहाँ पे हमने हैच किया हुआ है, ये वाला सर्किल मैंने ये बड़ा करके बना दिया है। अब मैं अगर इस सर्किल को, ये सर्किल अगर मैं इसको यहाँ से दोनों तरफ से ऐसे काट के, यहाँ से काट के, इधर से मैंने काटा और इसको मैंने ऐसे खींच के मान लो सीधा कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसकी जो लंबाई है, ये पूरी सरकमफ्रेंस, वो 2 पाई आर होती है। ये भी कैलकुलस से आ जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो ये भी हम डिराइव कर लेंगे कि इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। पूरी लंबाई 2 पाई आर होती है। तो यहाँ से काट के अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेटन सीधा करूँगा तो ये जो लंबाई आएगी ये 2 पाई आर आ जाएगी, और इसकी ये जो ऊंचाई आएगी, थिकनेस, ये डी आर आ जाएगी। तो इसको अगर हम यहाँ से काट के एकदम स्ट्रेट करते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसका जो एरिया होगा, नाउ दिस हैज बिकम ए रेक्टेंगल, इसका जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये, क्योंकि ये इसकी जो हाइट है बहुत छोटी सी है, तो जो एरिया आएगा वो भी बहुत छोटा सा आएगा, मतलब डिफरेंशियल एरिया आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पाई आर डी आर हो गया। डी आर मतलब डिफरेंशियल टर्म, छोटा टर्म है। तो इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड बहुत छोटा टर्म है, तो डी ए भी छोटा ही होगा। ये डी ए क्या है? इस सर्किल का एरिया है। और अगर आप इमेजिन करो, देखिए कैलकुलस में हम ऐसा करते रहेंगे, फिजिक्स में होता रहेगा कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर ऐसा ही दूसरा एक सर्किल बना लो डी आर थिकनेस का, और उसके ऊपर फिर एक सर्किल बना लो, फिर एक सर्किल बना लो, सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल बनाते चले जाओ।
तो आपको ये पूरा सर्किल कवर हो जाएगा, ये बड़ा सर्किल कवर हो जाएगा, ये छोटे छोटे सर्किल से मिलके ये बड़ा सर्किल कवर हो जाएगा। तो एक छोटे सर्किल का हमने एरिया ये निकाल लिया, और इसी तरह के छोटे छोटे कई सर्किल से मिल करके ये पूरा बड़ा सर्किल बना हुआ है। तो अगर हम छोटे छोटे सर्किल्स के एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे बड़े सर्किल का टोटल एरिया आ जाएगा। तो हमें ऐड करना है, इस तरह के सर्किल्स के एरियाज़ को ऐड करना है, और जो एडिशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। डी तो छोटे सर्किल का एरिया आया, और फिर हमने इसके ऊपर के दूसरे सर्किल को देखा, तीसरे को देखा, सबको देख के ऐड करते गए, तो टोटल एरिया ए आ गया। टोटल एरिया क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ये इंटीग्रेशन मतलब समीशन ऑफ, एडिशन ऑफ छोटे छोटे सर्किल्स के एरियाज को ऐड कर दिया, तो टोटल एरिया डी ए आर, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ गया। डी ए की वैल्यू है 2 पाई आर डी आर, और यहाँ पे जो लिमिट्स जाएंगी, आर स्मॉल आर, छोटा आर वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि जब ये वाला सर्किल एकदम छोटा होगा यहाँ पे, तो स्मॉल आर की वैल्यू बहुत छोटी होगी। फिर ये थोड़ा बड़ा सर्किल हो गया तो स्मॉल आर की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगी, और बड़ा सर्किल हो गया तो स्मॉल आर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल जब ये वाला सर्किल जब बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो इसका स्मॉल आर ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, बड़ा आर हो जाएगी। तो स्मॉल आर की जो लिमिट्स जाएंगी वो 0 से कैपिटल आर जाएंगी। इस लिमिट के अंदर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें टोटल एरिया सर्किल का मिल जाएगा। बड़ी दिलचस्प बात है। तो आप देखिए फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया, 2 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, यहाँ आर डी आर आ गया। कैलकुलस में मैंने इंटीग्रेशन में आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो वही थ्योरी, वही लॉजिक यहाँ पे लगाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह चलो, इसी तरह चलो। इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 2 पाई तो था ही, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, छोटा आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे छोटा आर स्क्वायर होना चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जाएंगी 0 से कैपिटल आर। 0 कब, जब ये सर्किल एकदम छोटा होगा तब रेडियस 0 होगा, और जब सर्किल बड़ा हो जाएगा, छोटा आर वेरिएबल है, और जब ये सर्किल बड़ा हो जाएगा छोटा आर बढ़ता जाएगा, और जब ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा तो छोटे आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। तो लिमिट्स जो यहाँ पे जाएंगी 0 से कैपिटल आर जाएंगी। फिर उसके बाद हमने देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पे पाई ये छोटा आर स्क्वायर बचा, पाई छोटा आर स्क्वायर बचा, लिमिट जानी 0 से कैपिटल आर। अब हम लिमिट्स डालेंगे। अब यहाँ पे स्मॉल आर है, ऊपर अपर लिमिट है, तो स्मॉल आर की जगह अपर लिमिट डालेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर की जगह यहाँ कैपिटल आर रख दें तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट 0 है, स्मॉल आर की जगह यहाँ 0 रख दें तो ये 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा। तो एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये एक चमत्कार मुझे लग रहा है कि एरिया इक्वल टू पाई आर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव हो गया। मतलब जो अभी आप लोग जो 11th में गए होंगे, खास तौर से बच्चे 10 से 11th में गए होंगे, उनको बहुत अच्छा लग सकता है ये देख के कि ये चीज़ भी डिराइव हो सकती है, और डेरिवेशन के पीछे हम कैलकुलस को यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देखो, मैं हर छोटी छोटी बात बता सकता हूँ कि जैसे आप ये कहोगे कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कहाँ से आई, तो यहाँ पे भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ऐसे आई कि अगर हमने एक सर्किल बनाया और हमने ये एंगल, मान लो छोटा सा एंगल है डी थीटा, डिफरेंशियल एंगल है डी थीटा ये एंगल, और ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, मान लो ये है डी एस, और इस सर्किल का रेडियस आर है। तो एंगल की परिभाषा होती है, देखो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ आप बिल्कुल थिन एयर से नहीं खींच सकते, मतलब आउट ऑफ नथिंग यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट लेना ही पड़ेगा। तो एंगल की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन से चलना पड़ता है, एक्सियोम से चलना पड़ता है, पोस्टुलेट से चलना पड़ता है। तो सर्किल मतलब जो एंगल की परिभाषा है, एंगल डी थीटा छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल डी थीटा क्या होगा, परिभाषा है आर्क अपॉन रेडियस, ds अपॉन आर। तो यहाँ से
स्ट्रेट स्ट्रेट अवे मिलता है कि डी एस इक्वल टू आर डी थीटा। डी एस ये छोटी सी आर्क लेंथ है, ये एंगल बहुत छोटा सा है, तो ये जो आर्क लेंथ है ये भी बहुत छोटी सी होगी ऑब्वियसली, तो छोटी सी लंबाई आ गई ये। और अगर हमें ये पूरी लंबाई सरकमफ्रेंस निकालना है तो हम ये मान के चलेंगे कि ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट से मिल करके डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस सेगमेंट से मिल करके पूरा सर्किल बना है। तो अगर हम सारे डी एस को ऐड कर दें, डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस, तो हमें ये सरकमफ्रेंस पूरी मिल जाएगी। और जो ऐड करने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन डी एस, देन इट विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ds को इंटीग्रेट करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप dx को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट x, बाय द सेम टोकन ds को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट s, s इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। r कांस्टेंट है, r बाहर आ जाएगा। थीटा की लिमिट्स कहाँ जाएंगी, कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, थीटा की लिमिट जब ये बिल्कुल यहाँ पे होगा तो थीटा ऐसे देखो, थीटा जब बिल्कुल ये यहाँ पे होगा तो थीटा 0 होगा, और थीटा बढ़ते 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 जब पूरा एक चक्कर घूम जाओगे तो बढ़ते बढ़ते पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई रेडियंस। तो थीटा की लिमिट जाएंगी, यहाँ पे अंदर बचेगा डी थीटा, और थीटा यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, तुम सर्किल पे चक्का घुमाते जाओ। तो थीटा की लिमिट जाएंगी 0 से 2 पाई। अब अगर आप डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा, थीटा होगा, और लिमिट चली गई 0 से 2 पाई, ये आया। अब यहाँ पे आपको लिमिट्स इंसर्ट करनी है, एस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। पहले ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, पहले थीटा की जगह अपर लिमिट डालो तो आ गया 2 पाई, फिर थीटा की जगह 0 डाल दो तो आ गया 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर। देखिए एक चीज़ और प्रूव हो गई जो कि जान के अच्छा लगा होगा, कि हमने ये भी प्रूव कर दिया, कैलकुलस की पावर में दिखा रहा हूँ, शक्ति दिखा रहा हूँ, कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, और सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। चलो अब धीरे धीरे हम बोल्ड होते जाते हैं, मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अभी तो हम सर्किल की बात कर रहे थे, एंड सर्किल वाज इज ड्रॉन on a paper, can be drawn on a paper, so it's a plane. Now what happens if the body is 3 dimensional? अगर एक स्फीयर है, एक फुटबॉल है, स्फीयर मतलब फुटबॉल, स्फीयर, स्फीयर का मतलब फुटबॉल, वो 3 डायमेंशनल हो गई, उसको हम कॉपी में नहीं बना सकते ना, कॉपी में कैसे बनाओगे फुटबॉल को, वो प्लेनर नहीं है, प्लेन नहीं है, वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर स्फीयर है और उसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये अगला चैलेंज है कि स्फीयर का वॉल्यूम हमें रटा हुआ है, इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन मेंसुरेशन में हम लोगों ने रटा था, मेरे ख्याल है क्लास 9 में पढ़ा दिया गया होगा या 10th में पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो भी हम देख सकते हैं, और अभी हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, और मतलब 3 डायमेंशनल है, यहाँ कॉपी में यहाँ पे हमने बना दिया है, ये स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो निकालना है। तो हमने क्या किया, इमेजिन करिए ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर के अंदर हमने एक छोटा स्फीयर बना लिया, तो वो छोटा स्फीयर ये रहा। हमारा जो बड़ा स्फीयर है पूरा, उसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके अंदर हमने एक छोटा स्फीयर बना लिया जिसका रेडियस छोटा आर स्मॉल आर है, और जिसकी थिकनेस ये वाली 2 डी आर है, छोटी सी थिकनेस डी आर है, डिफरेंशियल थिकनेस डी आर है। और इसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसकी थिकनेस डिफरेंशियल है, बहुत छोटी है, तो इसका वॉल्यूम भी बहुत छोटा होगा, डिफरेंशियल होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो dv होगा, छोटा सा वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है एरिया, ये एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू दिस थिकनेस डी आर, ये इसका वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब वॉल्यूम इसका आ गया, अब ऐसे स्फीयर को, इस स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर और इमेजिन करो, पहले इसको बिल्कुल छोटा बना दो, तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, एकदम छोटा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ,
इस स्फीयर के ऊपर फिर एक स्फीयर, फिर इसके ऊपर एक और स्फीयर, फिर इसके ऊपर और स्फीयर, स्फीयर के ऊपर स्फीयर बनाते जाओ तो धीरे धीरे करके ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो एक स्फीयर का, उसमें से जो एक स्फीयर था उसका वॉल्यूम 4πr² dr था। तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऐड करते चले जाओ, छोटा स्फीयर का वॉल्यूम प्लस उससे बड़े का वॉल्यूम प्लस उससे बड़े का वॉल्यूम। तुम अगर ऐड करते जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एडिशन का मतलब है आपने इंटीग्रेट कर दिया, ऐड कर दिया मतलब इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको अगर आप dv को इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा। dv की वैल्यू 4πr² dr यहाँ रख दी मैंने। स्मॉल r की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, जब ये स्फीयर बिल्कुल छोटा होगा तो स्मॉल r 0 होगा, जब ये स्फीयर पूरा बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा। 4π कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचा r² dr। अब मैंने आपको बताया था कि x² dx को अगर इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट x टू द पावर 3/3, एक पावर बढ़ जाती है। तो बाय द सेम टोकन स्मॉल r² dr क्या होगा, स्मॉल r² dr विल बी इक्वल टू r³/3। तो यहाँ पे बिल्कुल इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे स्मॉल r² dr की जगह हमने लिख दिया r³/3, लिमिट्स डाल दी 0 से बड़ा R कैपिटल R। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट्स रखी, पहले ये अपर लिमिट इसकी जगह रखी तो ये r³ आ गया, लोअर लिमिट रखी तो 0, देन वी गेट 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैज़ बीन डिराइव्ड। तो दिस इज अनदर मैजिक ऑफ कैलकुलस। तो बिना कैलकुलस के आप फिजिक्स सीख ही नहीं सकते, इसलिए कैलकुलस से आप धीरे धीरे फिजिक्स की तरफ बढ़ सकते हो। तो पहले हम बुनियाद बता रहे हैं कैलकुलस। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें दूसरा चैलेंज है हमारा कि आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग को मालूम है कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन वो कैसे आता होगा ये भी सोचते हैं। तो मान लीजिए हैं ये एक ट्राइंगल है और हमने मान लिया कि ये हमारी एक्स एक्सिस जा रही है, हमने एक्सिस सिस्टम कुछ अपने हिसाब से बनाते हैं और ये वाई एक्सिस जा रही है ना। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि आप लोग एक फ्री थिंकर हो जाओ, एक्सिस का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। मतलब यूजुअली किताबों में ऐसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेकिन एक्सिस का जो ये डायरेक्शन है ये हमारी चॉइस है। तो मैं चाहूँ तो वाई एक्सिस को उल्टा भी मान सकता हूँ, कोई आफत नहीं आने जा रही है इसमें। तो मैंने ऐसा कर लिया, एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस मैंने ये मान ली, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ली है, ये मेरा ट्राइंगल है जिसका बेस ये लंबाई b है और हाइट ये हाइट h है, ये h है, यहाँ तक के h है, हाइट h है और बेस b है। तो मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाऊं, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं और फिर सोचूं कि इस स्ट्रिप के ऊपर एक और स्ट्रिप, फिर और स्ट्रिप, मतलब ये ऐसे था, ये मेरा ट्राइंगल था। तो मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मैंने एक स्ट्रिप बना ली, इस स्ट्रिप का मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लग रही है, इस स्ट्रिप का मैंने एरिया निकाला और फिर इसके ऊपर मैंने इमेजिन किया दूसरी स्ट्रिप है, इसका एरिया निकाला, इसके ऊपर इमेजिन किया तीसरी स्ट्रिप है, इसका एरिया निकाला और सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मुमकिन है कि आ जाएगा। तो कैसे आएगा अब देखते हैं। मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप में ये लंबाई x1 है, ये x2 है और इसकी जो हाइट है, देखिए ये y एक्सिस जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने माना ये y है और इस दिशा में इस दिशा में थोड़ा सा मूव करूँगा, छोटा सा मूवमेंट लूँगा तो dy आएगा। तो मतलब इसकी जो छोटी सी ऊंचाई है वो dy है। अब मैंने ये कहा कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका जो एरिया होगा dA वो होगा दिस इंटू दिस। तो एरिया क्या होगा, ये लंबाई कितनी है x1 प्लस x2 इंटू dy, ये एरिया होगा इसका, इस रेक्टेंगल का जिसको मैंने हैच कर दिया है। अब टोटल एरिया, ये तो dA इज द डिफरेंशियल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल,
व्हाट इज द टोटल एरिया? टोटल एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, डी ए की जगह ऊपर से उठा के ये लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मैं ये देखूँ कि इसमें मैंने एक सिमिलैरिटी लगाई है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ दिख रहा है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये लंबाई कितनी है? x1 प्लस x2 अपॉन ये y इक्वल टू b अपॉन ये लंबाई, ये कितनी है? h। यहाँ से ये आया, तो यहाँ से आ रहा है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू बी वाई बाई एच। तो x1 प्लस एक्स टू की ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो x1 प्लस एक्स टू की जगह बी वाई बाई एच लिख सकते हो, आगे बचा डी वाई। ऐसा मैंने क्यों किया? पहले सोचते हैं ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स हो गए थे। एक तो ये मतलब ये y था, एक वेरिएबल था, और यहाँ पे ये x1 और x2 भी वेरिएबल्स हैं, क्योंकि अगर इसको मैं ऊपर नीचे ले जाऊँगा तो x1 और x2 चेंज हो रहे हैं, तो वेरिएबल्स ज़्यादा हो गए थे। हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल रहे, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे अभी। तो हमने क्या किया कि हमने, अगर हम x1 प्लस एक्स को बी वाई बाई एच यहाँ लिखते हैं, तो अगर अब आप इसको देखो टर्म को, तो इसमें केवल y आ रहा है, वेरिएबल केवल y आ रहा है, बाकी b और h तो कांस्टेंट है, गिवन है, वेरिएबल केवल y आ रहा है। तो मेरा माइंडसेट ये था कि मैं उसको सिंगल वेरिएबल, इंटीग्रेशन के अंदर की जो क्वांटिटी थी उसको मैं सिंगल वेरिएबल में लाना चाह रहा था, तो मैं ले आया। अब b बाई एच, अब सिंगल वेरिएबल y में हमारा ये इंटीग्रेंट आ गया। अब b बाई एच तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, b कांस्टेंट h कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर बचा y डी वाई। अब आप पुरानी यादें ताज़ा करिए, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसी तरह अगर देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे ये y डी वाई को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट जाएंगी 0 से h। अब ये टू कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो b बाई टू एच आया, और y की जगह फिर मैंने अपर लिमिट डाली तो ये h स्क्वायर आया, फिर y की जगह लोअर लिमिट डाली तो 0 आया। तो यहाँ से आ गया 1/2, ये h और एक h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 b इंटू एच। तो मतलब हाफ, b मतलब बेस, h मतलब हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का ये फॉर्मूला जो था ये भी डिराइव हो गया। मतलब जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई होंगी, तो बाद में पता चला कि ये कैलकुलस की देन है। अब अगली स्लाइड देखिए, एक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रॉड है और ये दिया है कि लैम्डा दिया, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं लैम्डा, ग्रीक सिंबल है, इसको लैम्डा कहते हैं। लैम्डा को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। मतलब लैम्डा का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, ये लैम्डा का मतलब है। तो मैंने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो लैम्डा है ये रॉड है, और उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो a प्लस बी एक्स है। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, और x क्या है? x मतलब अभी बता दूंगा। x मतलब वैसे तो आपको पता ही है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो अभी मैं उसको समझा दूंगा थोड़ी देर में। तो लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, तो मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूँ इस पे, ये रॉड है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन से अगर मैं इधर, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप बनाई है, पतली सी, पतला सा एलिमेंट लिया है, इसकी पोजीशन ये एक्स है, एक्स पोजीशन पे एक पतला सा एलिमेंट लिया है,
ये x है, इस दिशा में थोड़ा सा मूव करूंगा तो कितना आएगा, dx आएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो dx है, और क्योंकि इसकी लंबाई डिफरेंशियल है, लंबाई या चौड़ाई जो भी कह लो, थिकनेस बहुत छोटी है, डिफरेंशियल है, तो इसका मास भी नेग्लिजिबल होगा। तो इसका जो मास होगा वो भी dm होगा, m नहीं होगा, dm मतलब बहुत छोटा सा मास होगा, डिफरेंशियल मास होगा। तो लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं ये फॉर्मूला इस पे लगाऊं तो मास की जगह क्या हो जाएगा, dm, और लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई dx। तो लैम्डा को मैं dm/dx भी तो लिख सकता हूँ। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें दिया है कि ये रॉड है, इसका मास पर यूनिट लेंथ a + bx है। यहाँ पे x क्या है, x ओरिजिन से ये दूरी है, मतलब जब तुम यहाँ पे होगे तो x 0 हो जाएगा, ऐसे बढ़ोगे तो x बढ़ता जाएगा, और उस कोने पहुंच जाओगे तो x = कैपिटल L हो जाएगा। तो x मतलब एक वेरिएबल है जो कि ऐसे बढ़ रहा है। हमें निकालना है इस रॉड का मास। तो मास कैसे निकलेगा, मास को हमने लिखा कि जो टोटल मास m होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm एक छोटे एलिमेंट का मास है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स के मासेस को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास कैसे आएगा, छोटे एलिमेंट के मास को इंटीग्रेट करके टोटल मास आएगा। तो dm को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मास आएगा। और dm कितना है, dm यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना है, लैम्डा dx है। तो dm की जगह हमने लिख दिया लैम्डा × dx। लैम्डा कितना है, लैम्डा है a + bx। लैम्डा की जगह यहाँ वैल्यू डाल दी, वेरिएबल x है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, छोटा x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जब ये एलिमेंट बिल्कुल लेफ्ट में होगा यहाँ पे तो x 0 होगा, और जब ये एलिमेंट ऐसे खिसकाते जाओ, जब उस पार पहुँच जाएगा, पूरे रॉड को कवर करना है भाई, जब ये उस पार पहुँच जाएगा तो x = L हो जाएगा, x = कैपिटल L हो जाएगा। तो x की जो लिमिट जाएगी वो 0 से कैपिटल L जाएगी। तो ये आ गया। अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया, a dx 0 से L, और ये bx dx 0 से L। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx 0 से L। b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx 0 से L। dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, लिमिट 0 से L। x को इंटीग्रेट करोगे तो x²/2 आएगा, लिमिट 0 से L। अब क्या करें, अब लिमिट्स को इंसर्ट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, x की जगह अपर लिमिट रखी, तो ये रखी, x की जगह L रख दिया, अपर लिमिट रख दी। फिर x की जगह लोअर लिमिट रख दी, ये 0 हो गया। फिर ये b/2, फिर x की जगह अपर लिमिट रखी तो L², फिर x की जगह लोअर लिमिट रखी तो 0। तो यहाँ से जो मास आ रहा है वो आ रहा है ये AL + BL²/2। दिस इज द मास, this is the mass of the entire rod. So this is another application of integration, यहाँ पे दिखाया मैंने। एक क्वेश्चन ये करते हैं, P जो होता है, आप फिजिक्स में यूजुअली P को हम लोग कहते हैं कि ये मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। तो P क्या होता है, मोमेंटम होता है, mv। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है dp/dt, dp बाई, क्वेश्चन में दिया है dp/dt। dp/dt को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। dp मतलब छोटा सा चेंज, मोमेंटम p मतलब मोमेंटम, dp मतलब मोमेंटम में छोटा सा चेंज। क्वेश्चन में दिया है dt मतलब छोटा सा टाइम स्पैन, डिफरेंशियल टाइम स्पैन, छोटा सा टाइम। dp/dt दिया है 10 + 2t, और हमें निकालना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, p निकालना है एट t = 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स पे मोमेंटम क्या होगा ये निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे आया। अब हमें p निकालना है, dp को p कैसे बनाओगे, dp को p कैसे बनाओगे, dx को x कैसे बनाओगे, इंटीग्रेट करके। तो dp को p कैसे बनाओगे, इंटीग्रेट करके।
ये माइंडसेट है। तो दिस इज डीपी। इसको अगर दोनों तरफ, इसको अगर इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। अगले स्टेप में डीपी को इंटीग्रेट किया तो पी आ गया, और इसको दोनों को टर्म्स को अलग अलग करके हमने लिख दिया। टाइम की लिमिट जा रही हैं 0 से 10 सेकेंड्स। ये टाइम वेरिएबल है, 0 से 10 सेकेंड्स। ये आ गया। वो तो ऊपर से डीपी को इंटीग्रेट किया तो पी आ गया। 10 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। dt बचा अंदर, dt को इंटीग्रेट किया, t आ गया, लिमिट्स। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। t dt को इंटीग्रेट किया तो t स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट चली गई। फिर अपर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट रखो 10 आया, t की जगह लोअर लिमिट रखो 0 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। फिर t की जगह अपर लिमिट रखो 10 स्क्वायर आया, t की जगह लोअर लिमिट रखो 0 स्क्वायर आया। तो ये 100 प्लस 100 हो गया। ये भी 100, 10 इंटू 10 100, और ये 100 आया, और 10 का स्क्वायर भी 100। तो 100 प्लस 100 कितना है, 200 kg मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द p, we get the value of p, so we get the linear momentum of the particle or body, whatever it is. तो ये था कैलकुलस का इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। तो आई होप, मतलब आज मैं सभा को यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इंटरेक्शन, और मतलब कोई नई चीज़ भी आपको सीखने को मिली होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लेक्चर्स को शेयर करिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।